Hello everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Morning. अच्छा, आपकी 2-3 दिन से क्लासेस नहीं हो रही थी, तो मॉर्निंग में क्लास हो रही थी या कोई दूसरे सब्जेक्ट की हो रही थी? नो सर, कोई क्लास एक दिन न्यूक्लियर का था, अच्छा अच्छा। कल तो छुट्टी बाकी था। मतलब किसी की भी क्लासेस नहीं थी क्या 2 दिन से? नो सर, वैसे भी कल थोड़ा वो चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, क्लास नहीं ले रहे हैं अब नहीं बहुत। नहीं नहीं, मुझे ये बताइए कि मतलब 2-3 दिन हो गए ना, तो इन 3 दिनों में केवल एक दिन थी न्यूक्लियर की, बाकी 2 दिन नहीं थी, ऐसा था? सर कल क्लास नहीं नहीं था। सर, 30 जुलाई बैच। सर और हमारी बस था। 30 जुलाई बैच की मतलब किसी क्लास। की होगी ना, किसी की तो होगी। यस सर। अच्छा हाँ ठीक है, वही पूछ रहा हूँ। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मॉर्निंग वाला स्लॉट पूरा ही खाली चला जा रहा हो, तो इसीलिए मैं बोल। चलिए, ओके। तो देखिए, थोड़ा अभी कोर्स सब जल्दी करने की इसमें है, तो क्लासेस हमारे पास बहुत कम है, तो आज हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अभी कौन सी न्यूक्लियर न्यूक्लियर में मतलब बेसिक वाला न्यूक्लियर फिजिक्स होगा आपके इसमें ना? यस सर, अभी Yes, रेडियो sir. एक्टिविटी चल रहा है। अभी सर वो बहुत उसमें बहुत बाकी है। मतलब चाहता मैनेजमेंट तो खत्म हो सकता था, लेकिन क्लास में बीच में वो रोक दिया था। चलिए, कोई बात नहीं, हो जाएगा। या टिफर से पहले से हो जाता है, लेकिन ये लोग सब कुछ कर नहीं रहे। छोटी 2-3 दिन छोटी बीच में कर दी, उसमें तो हो जाता कुछ। चलिए, तो आज हम जो है इसको कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, बस उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो आज आपका एसटीआर हो जाएगा। ओके। तो अभी तक हमने जो बात की थी, सबसे पहले हमने देखा था लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की पोजीशन एंड टाइम। उसके बाद में हमने देखा था वेलोसिटी किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है? और आफ्टर दैट वी सॉ दैट द postulates of special relativity predicted time dilation and length contraction, ठीक है? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने देखे। तो अब कुछ और ऑब्जर्वेबल्स की बात करेंगे हम, ठीक है? कि वो ऑब्जर्वेबल्स किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो आज हम बात करेंगे मास, मोमेंटम, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये किस तरह से ये चीजें ट्रांसफॉर्म होती है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम, ठीक है? चलिए, अच्छा, उससे पहले हमने जो क्वेश्चन दिए थे कल टाइम डायलेशन के लास्ट क्लास में, कुछ है ना? यस सर। टाइम डायले हाँ ठीक है, तो वो उनको मैं बाद में ले लूंगा, अभी आज क्लास के बाद। चलिए, तो अरे सबसे पहले क्लास डाउट के रख लीजिए क्या हुआ? सर, इसके बाद एक क्लास डाउट के रख लीजिए नेक्स्ट ईयर की। अरे वो अभी बता रहा हूँ ना कि बहुत क्रंच चल रहा टाइम स्लॉट्स का, तो इसीलिए, क्योंकि अभी आपके दूसरे सब्जेक्ट बाकी होंगे ना, थोड़े कुछ कुछ। देखिए, हमारा तो ग्रेविटेशन भी बचा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, वो तो कर लेंगे। देखिए, ग्रेविटेशन में बस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कराने हैं, उसमें थियरी पार्ट तो हो चुका है, मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बस कराने हैं आपको मुझे। ओके। तो अब हम करेंगे रिलेटिविटी डायनामिक्स में। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे मास का, बात करेंगे मास का वेरिएशन विद स्पीड, किस तरीके से मास चेंज होता है, ठीक है? ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है। सपोज आपका ये ऑब्जेक्ट है, देयर इज एन ऑब्जर्वर, सपोज ये आपका रेस्ट पे है, और देयर इज अ मास, है ना? तो इसका मास कितना होगा बताइए इसके रिस्पेक्ट में, विच इज m0, और m0 को बोला जाता है रेस्ट मास। तो जिस तरीके से दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर लेंथ, कि मास का जो है रेस्ट फ्रेम में जो उसका मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो बोलेंगे रेस्ट मास, ठीक है? अब सपोज आपका ये तो रेस्ट पे है,
बट अब मास आपका मूव कर रहा है इस तरीके से वेलोसिटी v से, जो कि रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, ठीक है। तो ये v क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to observer. Now the mass will be taken as m naught divided by under root 1 minus v square. ठीक है, तो रेस्ट मास था आपका m naught। अब जो मास जो हो जाएगा रिलेटिविस्टिक मास, जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे उसका मास बढ़ता जाएगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, ठीक है। अब इसी का हम जनरल वर्जन देखें अगर हम, तो सपोज अब क्या किया कि आपका ऑब्जर्वर भी सपोज, ये सपोज ऑब्जर्वर है वो v1 से जा रहा है सपोज, और आपका मास जो है ये इसके रिस्पेक्ट में कहीं पे भी v2 से जा रहा है सपोज, है ना। तो बताइए अब m क्या होगा इसका? m अब हो जाएगा आपका जनरल केस में m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v21 स्क्वायर। तो v21 क्या है? इज द रिलेटिव स्पीड ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड हमने देखा है किसी भी केस में किस तरीके से निकालना है, ठीक है ना। इसका रिलेटिव वेलोसिटी के हमने फॉर्मूले देखे थे कि दोनों के बीच में एंगल है, एंगल नहीं है तो क्या है, वो सब आपको पता है, ओके। तो अब मुझे बताइए जैसे जैसे, ठीक है ना, अब ये इस वाले फॉर्मूले पे फोकस करेंगे। जैसे जैसे रिलेटिव स्पीड बढ़ेगी, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बढ़ेगी, वैसे वैसे मास बताइए कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा कम। होगा। देखिए ज्यादा। v बढ़ेगा तो नीचे वाली डिनोमिनेटर कम होगी ना, अच्छा अच्छा, ओके सर। नीचे वाला डिनोमिनेटर कम होगा तो हो ओवरऑल जाएगा। क्वांटिटी क्या है, बढ़ेगी ना, यस सर। है ना। तो बताइए अगर मुझे ड्रॉ करना है मास वर्सेस स्पीड, तो बताइए किस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है। अब बताइए v जो है स्पीड है, तो v की मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती है, स्पीड है ना, सर स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन है ये ग्राफ। नो सर, स्ट्रेट लाइन नहीं है। फिर मुझे बताइए v की मिनिमम स्पीड तो 0 होगी क्योंकि स्पीड है सपोज, ठीक है। अब बताइए v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की? c हो सकती है, तो 0 से यस। c के बीच में ग्राफ होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए ये ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग होगा, मास जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, वैसे वैसे मास बढ़ेगा। तो मिनिमम कब होगा ये मास? जब रेस्ट मास होगा। और रेस्ट मास कब होगा? जब v इज इक्वल टू 0 होगा। तो v इज इक्वल पैराबोला टू जैसा आएगा कि v इज इक्वल टू 0 पे तो m नॉट है, ठीक है। अब उसके बाद में बताइए मुझे, जब v इज इक्वल टू c जाएगा, c की तरफ जाएगा, तो ये नीचे वाली क्वांटिटी 0 की तरफ जाएगी। v इज इक्वल यस टू सर। c जाएगा तो ये 1 की तरफ जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 की तरफ जाएगा। तो सर मास जो इलिप्स है बनेगा किधर सर। जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, नहीं, ठीक है सर। है ना। तो यहां से तो ये स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से, और ये इस तरह से इन्फिनिटी की हो जा रहा है असिम्प्टोटिकली, है ना। ये असिम्प्टोटिकली going towards infinity. तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, वैसे वैसे उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में उसका मास बढ़ता रहेगा। देखिए रेस्ट मास तो वही है, रेस्ट मास मतलब कि मास के फ्रेम में देखूंगा तो उसको m नॉट ही दिखेगा, है ना। बट ऑब्जर्वर जो है वो अगर रिलेटिव स्पीड है उसकी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो उसके रेस्पेक्ट में हमें मास जो है बढ़ता जाएगा अगर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। ओके, इसका एग्जैक्ट
कर्व क्या होगा वो नहीं, ये मैं जस्ट मैंने क्वालिटेटिव बताया, एग्जैक्ट अगर निकालना है तो आपको फिर इसके मल्टीपल चेक करना पड़ेगा, स्लोप कैसा होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। बट मैंने क्वालिटेटिव बताया, इस तरीके से होगा ये, है ना, कि जब रिलेटिव स्पीड जीरो होगी तब ये रेस्ट मास होगा, क्योंकि स्पीड जीरो है मतलब उसी की फ्रेम में है, तो रेस्ट मास एम नॉट हो जाएगा। अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका डिनोमिनेटर कम होता जाएगा, तो मास जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए फटाफट लिखिए आप। सर यहाँ पे मास कंजर्व रहेगा, क्या हुआ? कंजर्व मास कंजर्व रहेगा। मास कंजर्व इन द सेंस कि आप पूछ रहे हैं, देखिए इसमें हम बात करेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस की, तो एनर्जी इज कंजर्व तो मास भी कंजर्व रहेगा। ओके सर, चलिए थोड़ा स्पीड से लिखिए, हम आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स करने हैं हमें, इसलिए लिख लिया सर। लिख लिया। चलिए यस सर। ओके, अब बात करते हैं हम मोमेंटम की। तो सपोज आपका यही एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, और सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, जो कि ऑब्जेक्ट v से जा रहा है, ठीक है। तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम is given by p which is given as m into v, है ना? ठीक है। और m को हमने देखा था, व्हाट वाज m, m नॉट into v by अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय, ठीक है। तो ये आपका मोमेंटम हो जाएगा। चलिए अब मुझे बताइए कि अगर मुझे स्पीड दिया हुआ है तो मोमेंटम के लिए फॉर्मूला है, ठीक है ना, तो v दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में लिखिए कि फाइंड, अगर मुझे मोमेंटम दिया है तो स्पीड कैसे पता करनी है। स्पीड इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, बताइए। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम v इन फॉर्म ऑफ p ना, कैसे निकालेंगे बताइए। तो इसको एक काम करते हैं हम, कर देते हैं p इंटू, इसको स्क्वायर अगर करें हम तो आ जाएगा ये p स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर। इसको इधर ले गया और फिर मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब हमें स्पीड को निकालना है मोमेंटम के टर्म्स में, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे मैं सी स्क्वायर कर दूंगा, तो पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर। So this thing is done. So now we can do p square c square is equal to, ये आ जाएगा v स्क्वायर, और राइट साइड में पहले से है एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस इधर से आ जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं वेलोसिटी को लिखूं इसको पूरा को अंडर रूट करके, तो पी सी हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर। तो अगर आपको स्पीड दिया हुआ है तो उससे आप मोमेंटम निकाल सकते हो, अगर मोमेंटम दिया हुआ है तो उससे स्पीड निकाल सकते हो। और v आपको याद रखना है, v क्या है, v इज द रिलेटिव स्पीड
of object with respect to observer. सर Done. सर Yes, जो हम लोग अभी please. जो अभी हम लोग ग्राफ बनाए हाँ तो उसमें था ऑब्जर्वर रेस्ट पे था और बॉडी जो था वो मूव कर रहा था सर। हाँ। तो जब हम लोग मतलब रेफरेंस मान लेते हैं बॉडी को, मतलब बॉडी पे होकर देखते हैं तो हाँ। वो ऑब्जर्वर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा, तो सर फिर उसका ग्राफ सर यही होगा या फिर उसमें चेंजिंग होगा? नहीं, बॉडी के रेस्पेक्ट में मास ऑफ द बॉडी देखेंगे तो फिर एम नॉट ही रहेगा, क्योंकि रेस्पॉन्स भी तो रहेगा बॉडी के रेस्पेक्ट में बॉडी। तो वो सर ऑब्जर्वर की मास की मैं बात कर रहा हूँ। ऑब्जर्वर का मास का वही रहेगा ना। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो बस रिलेटिव स्पीड जो है उसका उल्टा हो जाएगा ना, बाकी यहाँ पे तो स्क्वायर है। तो मतलब ग्राफ में कोई चेंजिंग नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, देखिए अगर ऑब्जर्वर से बॉडी को चेक कर रहे हैं तो बॉडी का मास इस तरह से जाएगा। बॉडी से बॉडी को चेक करेंगे अगर हम, तो फिर केवल एम नॉट ही रहेगा, क्योंकि बॉडी के रेस्पेक्ट में बॉडी तो रेस्ट पे ही रहेगी ना। मैं ये कर रहा हूँ सर कि मैं जो ऑब्जेक्ट है उस पे बैठकर और ऑब्जर्वर को मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ ऑब्जर्व करूंगा। हाँ हाँ हाँ, तो फिर उसका ओ- ग्राफ ही रहेगा, पर यहाँ पर एम नॉट जो ओके आएगा वो ऑब्जर्वर का रेस्ट मास आएगा। ओके सर, थैंक यू। Clear. चलिए Yes. अभी मैं सारे आपको पैरामीटर्स ऑब्जर्वेबल्स और उनके फॉर्मूलेस लिखवा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस एक साथ देखेंगे सबके, ठीक है। तो मोमेंटम के बाद हम एक बार देख लेते हैं, एनर्जी की बात कर लेते हैं। चलिए एनर्जी में सबसे पहले देखेंगे हम रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी का जो है, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय STR, ठीक है, STR। तो आपका ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर आपका न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय STR, and this reflects the mass energy equivalence। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वर है आपका, उसके रिस्पेक्ट में आपका एक बॉडी है, वो रेस्ट में है, तो आपका रेस्ट मास एनर्जी जो होगा वो होगा E इज इक्वल टू m0c स्क्वायर। तो ये आपका रेस्ट मास एनर्जी है, ठीक है। सर यहाँ पे रिफ्लेक्ट्स का मतलब क्या है? हैं? यहाँ पे मतलब रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है? अरे रिफ्लेक्ट मतलब कि ये दर्शाता है ओके मास सर, एनर्जी। मतलब
तो ये तो आपका रेस्ट मास एनर्जी हो गया, E इज इक्वल टू m0 c²। अब एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करूं अगर मैं, ठीक है, तो मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो अब वेलोसिटी v से जा रहा है, ठीक है। तो अब जो है इसका मास कितना हो जाएगा, सबसे पहली बात तो रेस्ट मास m0 है, v²। तो अब जो इसका एनर्जी होगा, नाउ इट विल बी इक्वल टू mc²। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। और m क्या होगा, m will be now this mass, m0 upon √1 minus v² by c² into, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मास। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका मास बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, बिकॉज मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी एनर्जी को बोलेंगे हम रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। अब जिस तरीके से मैंने मोमेंटम और वेलोसिटी का आपका रिलेशन निकाला था वैसे ही हम एनर्जी और वेलोसिटी का रिलेशन ही आ गया, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर गिवन है और रेस्ट मास गिवन है तो एनर्जी ये है, ठीक है। अब अगर एनर्जी गिवन है और m0 गिवन है तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। तो अब अगर आपका वेलोसिटी गिवन है, सॉरी नॉट वेलोसिटी, एनर्जी गिवन है और आपका m0 गिवन है, तो आपका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? निकालिए सब लोग कैसे। तो इसको अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो अगर ये आएगा √1 माइनस v² बाय c² इज इक्वल टू, ये आ जाएगा m0 c² बाय e, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, इसको मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, तो 1 माइनस v² बाय c² इज इक्वल टू, अब हमारे पास हो जाएगा m0 c² बाय e का होल स्क्वायर। अब जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस m0 c² बाय e का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा v² बाय c²। तो अगर मैं v निकालने की कोशिश करूं यहाँ पे तो c तो कॉमन आ जाएगा यहाँ से और अंडर रूट में आ जाएगा ये चीज, क्या है ये, 1 माइनस m0 c² बाय e। तो एनर्जी दिया हुआ है तो उससे आपकी स्पीड ऐसे निकल आएगी, रिलेटिव स्पीड। अगर रिलेटिव स्पीड दिया और मास दिया हुआ है रेस्ट मास, तो आपकी एनर्जी ये निकल आएगी। सर इस रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा या फिर हम लोग डिराइव कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप डिराइव कर सकते हो, कोई याद करने की जरूरत नहीं। आप बस ये वाला याद रखिएगा, याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। दिस आई एम डिराइविंग जस्ट बिकॉज कि आपको कभी कभी प्रॉब्लम में दिया हो सकता है कि ऑब्जेक्ट हैज रेस्ट मास दिस एंड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इट्स एनर्जी इज गिवन बाय दिस, तो कैलकुलेट द स्पीड, तो फिर आपको पता होना चाहिए।
सिमिलरली हमने ऐसा कैसा मोमेंटम में भी किया था, ऐसा कैसा मास में भी किया था हमने, ठीक है। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट नाउ लेट मी सी, देयर इज वन प्रॉब्लम देख लेते हैं इसमें। एक बार आप BHU का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। BHU का क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग ट्राई कीजिए। सर सी है। यस सर। Yes, sir, C. सर ऑप्शन सी सर। आ गया? यस सर। ऑप्शन सी है सर। उसने बोला है कि टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज थ्राइस इट्स रेस्ट मास एनर्जी। तो आपका एनर्जी रिलेशन है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर ना, और तो E इज इक्वल टू आपका है M है आपका M0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस V स्क्वायर बाय C स्क्वायर इंटू C स्क्वायर। अब उसने बोला है कि टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज थ्राइस इट्स रेस्ट मास एनर्जी, तो थ्राइस इंटू रेस्ट मास एनर्जी आपकी है M0 C स्क्वायर इज इक्वल टू M0 C स्क्वायर। ये से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आ जाएगा 1 माइनस V स्क्वायर बाय C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय, तो 1 माइनस 1 बाय 3 इज 2 बाय 3 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय C स्क्वायर। यहाँ से आपका आ जाएगा V इज इक्वल टू रूट 2 बाय, इसमें अंडर रूट 2 बाय 3 फुल में आ रहा है क्या? सर आपने स्क्वायरिंग नहीं किया है सर, उधर 1/9 आएगा। 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 आएगा सर, आई अच्छा थिंक। 1/9 आएगा, सॉरी तो 1/9 आएगा, तो ये आएगा कितना 8/9। यस 8/9 आएगा तो ये आएगा 2 रूट 2 बाय 3। यस, सी आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आगे चलते हैं।
अब बात कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। Okay? चलिए लिख लिया सबने ये? Yes, sir. अब बात कर लेते हैं रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? इंट्यूटिव मतलब ये होता है काइनेटिक एनर्जी का कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, तो जो पार्टिकल एक रेस्ट पे है तब क्या एनर्जी है, और जब पार्टिकल मूव कर रहा है तब क्या एनर्जी, उनके बीच का जो डिफरेंस है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसको डिफाइन किया जाता है रिलेटिविस्टिक मोशन में कि एनर्जी while in motion minus rest mass energy। तो जिसका आपका फॉर्मूला निकल के आता है काइनेटिक एनर्जी, जब मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, उसकी mc² होती है, और जब रेस्ट होती है तो m0c² होती है। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसे मल्टीपल हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बट ये आपका बेसिक फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, कि mc² माइनस m0c²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर पार्टिकल मोशन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें? अब इसका थोड़ा हम एनालिसिस कर लेते हैं एक्सपेंशन से। ठीक है, चलिए, तो mc² क्या होता है बताइए? m क्या होता है आपका? m होता है आपका m0 डिवाइडेड बाय √1 माइनस v² बाय c²। सर यहाँ पे जो mc² है वो मतलब एक तरीके से टोटल एनर्जी बोलते हैं ना? हाँ, टोटल एनर्जी। यस। इसको आप अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो दिस इज टोटल एनर्जी। तो m0c², यहाँ पे m की जस्ट वैल्यू रिप्लेस की है मैंने, m0c² बाय √1 माइनस v² बाय c² माइनस m0c²। चलिए, अब मैं इसको एक्सपेंशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको लगता हूँ m0c², तो कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, अब यहां से मैं इसको लिख लेता हूँ 1 माइनस v² बाय c² टू द पावर, ये हो जाएगा -1/2, यहां पर हो जाएगा -1। ठीक है, चलिए, अब इसको मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. बाइनोमियल का आपका फॉर्मूला क्या था? 1 + x टू द पावर n होता है आपका 1 plus 1/2 भी इसका 1 + nx प्लस n into n - 1/2 x², ये होता है ना सर? तो यहाँ पर आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m0c²। तो पहला टर्म तो 1 आएगा, दूसरा टर्म आएगा n। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? n की वैल्यू है -½ और x क्या है आपका? x आपका है v² बाय c²। जस्ट 1 मिनट। देखिए यहाँ पर 1 माइनस है ना, और यहाँ पे 1 प्लस है, 1 माइनस है, तो एक माइनस यहाँ से, एक माइनस यहाँ से, तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो यहाँ पर प्लस आएगा 1/2 और x आपका है v² बाय c²। अब n into n - 1/2, तो n आपका है -1 और n - 1 कितना हो जाएगा? n आपका है -½ और n - 1
तो n माइनस हाफ माइनस 1 तो -3/2 हो जाएगा। तो -3/2 -1/2 3/4 और 1/2 3/8। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस 3/8 और स्क्वायर आएगा मतलब v⁴/c⁴। ये इस तरीके से आगे जाएगा -1। ठीक है, तो आपका 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो आपका आ जाएगा वो क्या जाएगा आपका, पहला वाला टर्म से आ जाएगा हाफ m0 और c² से c² कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा v² प्लस दूसरा टर्म आएगा 3/8 और m0 और यहां पर आएगा v²/6 v⁴ सॉरी c²। तो ये आपका देखिए कन्वेंशनल नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी आ रहा था, Yes, समझ sir. गए, हाफ mv² तो होता था हमारा। तो दिस इज आपका कन्वेंशनल, मतलब जो पुराना वाला है ट्रेडिशनल वाला कन्वेंशनल नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये आगे के टर्म जो है वो है दीज आर द रिलेटिविस्टिक करेक्शंस। तो जो पहला वाला है, पहला वाला टर्म इसको बोलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर है ना रिलेटिविस्टिक करेक्शन टर्म। ठीक है, अब देखिए v/c बताइए, v/c आपका <1 है तो बताइए हायर ऑर्डर जो है वो बढ़ते जाएंगे कम होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। कम होते जाएंगे ना। ठीक है, चलिए तो ये आपका कन्वेंशनल काइनेटिक एनर्जी है, नॉन रिलेटिविस्टिक वाला जो लिखते हैं हम हाफ m0 v²। ठीक है, और ये जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिलेटिविस्टिक है। ठीक है, तो देखिए जनरल फॉर्मूला तो आपका करेक्ट फॉर्मूला यही है, बट हमारे जो स्पेसिफिक केसेस हमने जो देखे थे अभी तक पढ़ा है क्लासिकल मैकेनिक्स में, उसमें जो वेलोसिटी थी वो c² के रेस्पेक्ट में काफी कम थी ना, इसीलिए ये वाला टर्म नेग्लिजिबल हो जाता है, इसीलिए आंसर सिर्फ ये आता है। ठीक है, बट अगर आपको करेक्ट फॉर्म लिखना है एग्जैक्ट फॉर्म तो आपको पहले कन्वेंशनल वाला लिखना पड़ेगा ये जस्ट एक्सपेंशन करके। ठीक है, या फिर एग्जैक्ट फॉर्मूला तो यही है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी ये है तो फाइंड आउट द फर्स्ट ऑर्डर रिलेटिविस्टिक टर्म करेक्शन टर्म इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो नाउ यू नो द मेथड। हायर ऑर्डर का पूछा जाए तो हायर ऑर्डर पे निकाल सकते हैं आप बायनोमियल एक्सपेंशन से। पहला वाला टर्म 0th ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, बट मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको पूछेगा या तो वो फर्स्ट ऑर्डर पूछेगा या फिर डायरेक्टली पूछ लेगा काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो डायरेक्टली पूछे काइनेटिक एनर्जी कितनी है तो आपका सीधा फॉर्मूला लगेगा, अगर पूछे फर्स्ट ऑर्डर रिलेटिविस्टिक करेक्शन कितना है तो आप ये वाला कर सकते हैं। एंड दिस आई वुड रेकमेंड कि आप ये याद रखें, है ना, ये तो याद रख सकते हैं 3/8 का फैक्टर होता है। ठीक है, एनर्जी आपकी क्या होती है जनरली mc², रेस्ट मास एनर्जी इज m0 c², है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसको टोटल एनर्जी को सपोज E बोल देता हूं मैं और ये बोल देता हूं मैं E0। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी E - E0। ठीक है, चलिए लिख ले सब नहीं है। Yes, sir. Yes.
तो हमने देख लिया एनर्जी, मोमेंटम, रेस्ट मास और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है? ठीक है, ओके। तो अब बताइए मुझे हमारा मोमेंटम क्या है? मोमेंटम हमारा था एम नॉट वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, और एनर्जी आपका क्या था? एनर्जी आपका था एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय चलिए, ओके। तो अब अगर मैं यहां से आपको निकालना चाहूं, सबसे पहले बात तो मैं आपको अगर करता हूं, मैं P बाई ई करता हूं, तो P बाई ई क्या आता है आपको बताइए? P बाई ई करता हूं, तो V ये by फैक्टर C ये फैक्टर तो कैंसिल आएगा, ये फैक्टर भी, तो V बाय सी स्क्वायर। तो आपको जो V हो जाएगा, V हो जाएगा आपका P सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय E। ये आपका V हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका P दिया हुआ है और E दिया हुआ है, तो उससे आपकी वेलोसिटी निकल आएगी। ठीक है ना, बट हमें निकालना है एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि व्हाट वी कैन डू इज दैट V का वैल्यू पुट करते V का वैल्यू कहाँ पे पुट कर सकते हैं? यहाँ हैं पर ना। मोमेंटम पे करना है। तो ये आपका हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू, इसको मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। इसको मैंने वो कर दिया, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस में आ जाएगा ई स्क्वायर वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। तो ये आ जाएगा आपका ई स्क्वायर माइनस, अब यहां से देखिए ई को इधर ले गए, तो ई स्क्वायर वी स्क्वायर कितना आ जाएगा बताइए? ईवी की वैल्यू है पी सी स्क्वायर, तो ई स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा आपका पी स्क्वायर C to the power 4। तो आपको मैं एनर्जी की फॉर्म में लिखता हूं, अगर एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पी स्क्वायर सी टू द पावर 4 से सी स्क्वायर कैसे जाएगा, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर। एनर्जी जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये आपका है एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, है ना। और आपको अगर मोमेंटम और एनर्जी दी हुई तो आप डायरेक्टली स्पीड निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन की डिमांड है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डू दैट। ठीक, ठीक है, तो ये हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेंशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी।
यहाँ पर हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी का एक्सपांशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का एक्सपांशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. Now let us see expansion kinetic energy in terms of तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी E माइनस ई नॉट ना। E इज द टोटल एनर्जी, ई नॉट इज रेस्ट मास एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी E क्या है? E हमने अभी निकाला जस्ट, P स्क्वायर C स्क्वायर, और रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है आपकी? m नॉट C स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी यहां से अगर मैं m नॉट C स्क्वायर को बाहर लेता हूं तो यहां पर क्या बचेगा? यहां पर तो बचेगा m नॉट C स्क्वायर को बाहर लूंगा तो ये 1 बचेगा यहाँ पर, 1 प्लस यहां पर बचेगा आपका P स्क्वायर बाय m नॉट स्क्वायर C स्क्वायर पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो m नॉट C स्क्वायर बाहर ले लिया, m नॉट C स्क्वायर बाहर ले लूंगा तो अंडर रूट में नीचे कितने बार आएगा? m नॉट स्क्वायर C टू द पावर 4, m नॉट स्क्वायर C टू द पावर 4 से ये तो 1 हो जाएगा और दूसरा वाला टर्म हो जाएगा P स्क्वायर बाय m नॉट स्क्वायर C स्क्वायर। जो काइनेटिक एनर्जी आपका आएगा वो आएगा, वापिस इसको बायनॉमियल कर देंगे, तो बायनॉमियल करेंगे आपका तो पहला वाला टर्म तो आएगा 1, दूसरा वाला टर्म nx, तो n आपका है 1/2 और टर्म आपका क्या है? P स्क्वायर बाय m नॉट स्क्वायर C स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1/2। तो n कितना है? n आपका है 1/2 और n माइनस 1 हो जाएगा 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2, माइनस 1 बाय देखिए n इंटू n माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? सॉरी, वन बाई फोर हो जाएगा, -1/4। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2, सॉरी 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/2 1/8 माइनस 1/8। -1/8 जो आपका ये वाला टर्म आएगा जाएगा -1/8 और यहाँ पर आएगा आपका p टू द पावर 4 बाय m नॉट टू द पावर 4 c टू द पावर 4। जो काइनेटिक एनर्जी आपका आ जाएगा -1 तो है ये, -1 से -1 तक कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का आप करेक्शन आएगा आपका पहला वाला टर्म तो आएगा P स्क्वायर बाय, देखिए यहाँ पर C स्क्वायर है, C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर m नॉट है, यहाँ पे m नॉट स्क्वायर है, तो एक m नॉट बच जाएगा, P स्क्वायर बाय ट्वाइस m नॉट। ये तो पहला टर्म आएगा। दूसरा टर्म क्या आएगा? दूसरा टर्म आएगा आपका माइनस P टू द पावर 4 बाय, अब यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या है? m नॉट टू द पावर 4 और यहाँ पे m नॉट है, तो m नॉट क्यूब बचेगा। यहाँ पर है C स्क्वायर है, C टू द पावर 4, C स्क्वायर बचेगा। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेंशन हो गया। तो जहां पर आपको ये पता होगा ये क्या है, देखे हमारा कन्वेंशनल काइनेटिक एनर्जी है P स्क्वायर बाय ट्वाइस m।
This is conventional non-relativistic. और ये आपका क्या है? दिस इज आपका फर्स्ट ऑर्डर relativistic correction. और याद रखना आपको, रिलेटिविस्टिक करेक्शन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम है। पहले जो हमने निकाला था वो टर्म्स ऑफ वेलोसिटी था। तो जो भी क्वेश्चन की डिमांड हो उस हिसाब से आपको देखना है कि मोमेंटम का इंफॉर्मेशन है इन वेलोसिटी का। सर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन अगर पूछेगा क्वेश्चन में तो हम माइनस के साथ लेंगे ना सर? हाँ हाँ, माइनस। चलिए अब हम इस पे प्रॉब्लम्स पे देखते हैं, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ। ठीक है, कर लिया सब? नहीं है? यस सर। यस सर। चलिए थोड़ा बैक कर दीजिए सर। ओके। चलिए ओके। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ energy of a particle is twice its rest mass energy, calculate its momentum in terms of m naught जो कि रेस्ट मास है और c। निकालिए। तो एनर्जी आपकी दी हुई है ट्वाइस ऑफ इट्स रेस्ट मास। तो देखिए हमें दिया हुआ है एनर्जी और मोमेंट, एनर्जी दिया हुआ है, मोमेंटम निकालना। ठीक है, तो हमें पता है सिंपल फॉर्मूला E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर C स्क्वायर। अब एनर्जी दी हुई है, एनर्जी कितनी दी हुई है? m नॉट C स्क्वायर का ट्वाइस। तो अगर मैं इसको लिखूं तो यहां से आपका आ जाएगा, इसको स्क्वायर करूंगा तो आपका आ जाएगा 4 m नॉट स्क्वायर C टू द पावर 4 माइनस में ये आएगा m नॉट स्क्वायर C टू द पावर 4। ठीक है, तो P आपका कितना आ जाएगा यहाँ से? P स्क्वायर आपका आ जाएगा यहाँ से 3।
आपका इतना आ जाएगा, √3 m0c। अच्छा, यहां से अगर आपको वेलोसिटी पूछा जाता है तो कैसे निकालते हैं? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। सर मोमेंटम से भी निकाल सकते हैं, एनर्जी से भी निकाल सकते हैं। हाँ, आप किसी से भी, एनर्जी से भी निकाल सकते हो, मोमेंटम से भी। तो एनर्जी आपका होता है mc², वो होता है आपका m0 c² बाय √1 - v²/c²। तो यहां से भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। 2 m0 c² = m0 c²। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - v²/c² इज व्हाट, 1/4। तो v²/c² इज 3/4। तो आपका v कितना आ जाएगा, यहाँ से v आ जाएगा आपका √3/2c। या फिर आप मोमेंटम से भी कर सकते हो, मोमेंटम आ गया हमारा, तो मोमेंटम को वेलोसिटी की फॉर्म में लिख दो। तो एनीवे यू कैन डू इट दिस वे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखिए। सर एक सेकंड बैक साइड सर। ओके सर, डन। अगला क्वेश्चन लिखिए। सपोज आपका एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है m0, सपोज वो इधर जा रहा है सपोज c/2 से, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसका रेस्ट मास m0 है, उसका रेस्ट मास m0 है, वो इधर जा रहा है c/2 से। तो पहले तो आप पार्ट ए, सपोज दिस इज इलेक्ट्रॉन नंबर 1 एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन नंबर 2। तो कैलकुलेट एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इन लेफ्ट फ्रेम। तो इन दोनों की वेलोसिटी जो है, स्पीड दी है c/2 लेफ्ट फ्रेम में दी है, ठीक है। तो एनर्जी निकालिए उनकी, लेफ्ट फ्रेम में निकालिए। और दूसरा है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन 2। तो पहले तो आपको निकालना है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेफ्ट फ्रेम में कितनी है, दूसरा आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन 1 की एनर्जी 2 के फ्रेम में कितनी है, ठीक है। चलिए निकालिए आप ये। सर 2/√3 m0 c² एनर्जी।
चलिए कर लिया सबने? यस हाँ, तो ए पार्ट ने पूछा है उसने एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है लैब के फ्रेम में वो c/2 है ना। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी ऑफ वन विल बी इक्वल टू m0 कितनी हो जाएगी? mc²। और m क्या है आपका? m है आपका m0 डिवाइडेड बाय √1 माइनस v² बाय c² इनटू, और यही आपकी एनर्जी ऑफ 2p है। ठीक है, तो m0 1 माइनस v कितना है आपका? v है आपका c/2, तो c² बाय 4 हो जाएगा। तो ये 1 माइनस 1/4, तो कितना आ जाएगा ये? नीचे कितना आ जाएगा? 3/4 ना। 2/√3 आ जाएगा। यस सर। और यही आपकी एनर्जी ऑफ 2p होगी, क्योंकि उसकी v भी जो है सेम है c/2। ठीक है, तो ये तो आपका लेफ्ट फ्रेम है। अब उसने पूछा है कि 2 पे बैठ के हम 1 को देखेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो विथ रिस्पेक्ट टू 2 अगर देखेंगे तो बताइए वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 कितना होगा? फॉर्मूला लगा दो, v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय क्या होता था? माइनस v1 v2 अपॉन 1 माइनस v1 v2 बाय c²। तो v1 कितना है आपका? v1 इज c/2 माइनस v2 कितना है आपका? c/2 माइनस माइनस 1 माइनस v1 v2, तो c/2 और माइनस c/2। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ऊपर तो c आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा? 1 माइनस माइनस प्लस 1/4, तो 5/4, तो 5/4 नीचे आ जाएगा 5/4। तो v12 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4c/5। ठीक है, तो अब एनर्जी निकालना है हमें। एनर्जी विथ रिस्पेक्ट ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज मास ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इंटू c²। अब मास कितना होगा? रेस्ट मास डिवाइडेड बाय 1 माइनस v12²। एनर्जी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या हो जाएगा? ये m0 बाय 1 माइनस v12 का स्क्वायर। तो v12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका? 4/5 का स्क्वायर, मतलब 16/25। तो ये आ जाएगा आपका m0 c² बाय 16/25। 1 माइनस करेंगे तो 9/25 आ जाएगा। तो 9/25 को अगर ऊपर ले जाऊंगा तो आएगा 25/9 और उसका अंडर रूट, तो 5/3। 5/3 आंसर आ जाएगा। चलिए अब एक बार देखते हैं हम। चलिए एक बार आप BHU का क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई कीजिए।
चलिए अब BHU का 11 आप नहीं तो होमवर्क में ट्राई कर लीजिएगा। यस सर। अब हम देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट आपका बचा हुआ है, दैट इज, तो ये हमने देखा कि मोमेंटम, मास, एनर्जी ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं रिलेटिविस्टिक केस में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन। सर यहाँ पे एक चीज बता दीजिए ना कि जो एनर्जी आता है तो यहाँ पे जूल में आता है ना? हाँ हाँ, जूल में, ऐसा यूनिट है ना। ओके सर, क्योंकि 11th को बनाने में नहीं नहीं, अगर आप मास उसमें लेंगे तो जूल में आएगा, किलोग्राम में लेंगे। यस तो ट्रांसफॉर्मेशन अब आप देखते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इन रिलेटिविस्टिक मोशन। चलिए, तो एक तरह से ये आपका ये है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट नाम है इसका। डॉपलर इफेक्ट पता है आपको क्या होता है? यस सर। डॉपलर इफेक्ट नॉन रिलेटिविस्टिक में क्या होता है? फॉर एग्जांपल साउंड का एग्जांपल लेते हैं, तो डॉपलर इफेक्ट मतलब कि आपका सोर्स है, वो सोर्स आपकी तरफ आ रहा है या आप अवे जा रहा है, तो उसके हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ आपकी चेंज होती है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, है ना। सर इसमें फ्रीक्वेंसी और हाँ, तो दैट इज डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं रिलेटिविस्टिक काइंड ऑफ डॉपलर इफेक्ट, रिलेटिविस्टिक वर्जन ऑफ डॉपलर इफेक्ट, मतलब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी किस तरह से, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किस तरह से चेंज होगी। ठीक है, तो इसका एक हम स्टैंडर्ड एग्जांपल के थ्रू करते हैं इसको। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, इसका डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिखाऊंगा, बिकॉज ये आपको जरूरत पड़ेगा। वैसे तो ये आपको मतलब कि एग्जाम्स में बहुत कम ही आते हैं क्वेश्चन इसके, बट अगर जरूरत पड़े तो आपको एग्जाम्पल क्वेश्चंस पता होना चाहिए और किस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको आएंगे वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज आपका, आप यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर दो चीजें हैं। सपोज आप यहाँ पर हैं, ठीक है, और आपको मैं बोलता हूँ रिसीवर, बोलता हूँ रिसीवर, जो कि रिसीव कर रहा है, रिसीवर या आर। तो सपोज आपका एक सोर्स है, सोर्स है लाइट का सपोज, जो कि सब तरफ अपनी लाइट दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका है सोर्स और एस, इसको बोलता हूं एस। ठीक है, तो अभी लाइट जा रही है तो लाइट इधर भी आएगी इसकी तरफ। ठीक है, तो अब इस सोर्स एस का सपोज, इस सोर्स एस का जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उस लाइट की, उसको मैं बोल देता हूं सपोज एफ एस, और वेवलेंथ है उसको सपोज मैं बोल देता हूं आपको लैम्डा एस। एस सिग्निफाइज कि सोर्स का कितना है ना। चलिए, तो अब हमें पता करना है कि ये सोर्स सपोज आपका इधर वेलोसिटी v से जा रहा है, इधर पॉजिटिव एक्स में, है ना, मतलब अवे जा रहा है, अवे, अवे मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो सोर्स अगर आपका रिसीवर से अवे जा रहा है तो रिसीवर को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या दिखेगा ये पता करना है हमें, मतलब कि एफ आर और लेमडा आर ये क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, ये पता है हमें और इससे ये पता करना है। तो ये फॉर्मूला होता है कि अब बस वेवलेंथ वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए, फ्रीक्वेंसी वाला उसका उल्टा होगा, है ना। तो वेवलेंथ वाला फॉर्मूला जो आपका होता है वो होता है लेमडा आर बाय लेमडा एस, मतलब कि जो रिसीव होगी वेवलेंथ इस ऑब्जर्वर को बाय लेमडा एस, मतलब जो सोर्स की ओरिजिनल वेवलेंथ है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस v by c divided by 1 minus v by c। ठीक है, चलिए अब यहां पे कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज मत हो जाना। कन्वेंशन क्या है कि v पॉजिटिव मतलब कि अवे, समझ गए बात, सोर्स इज गोइंग अवे।
है, फ्रॉम रिसीवर। और V नेगेटिव का मतलब क्या है? सोर्स इज टूवर्ड्स, गोइंग टूवर्ड्स। ठीक है, तो अब इसको क्वालिटेटिव अगर देखें हम, तो गोइंग अवे होगा। गोइंग अवे होगा मतलब कि V अगर आपका पॉजिटिव होगा, तो बताइए V अगर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। यस सर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, इसका मतलब कि लेमडा आर लेमडा एस से बड़ा होगा ना। यस सर। मतलब जो वेवलेंथ दिखेगी उसको वो बड़ी लंबी दिखेगी। ठीक है, अच्छा गोइंग टूवर्ड्स की बात करता हूं आपको। ये मैं आपको क्वालिटेटिव इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए साइन में। तो V आपका नेगेटिव है। अच्छा V नेगेटिव है मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, मतलब लेमडा आर जो है लेमडा एस से छोटा होगा। ओके, चलिए, तो ये तो आपका हो गया वेवलेंथ। अच्छा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? इन्वर्सली होता इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। है। तो यहाँ पे लेमडा आर बाय लेमडा एस है, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो आप बस याद लेमडा वाला रखिए, ठीक है, बाकी उसमें फिर उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है ना, दोनों याद में फिर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफॉर्मेशन और इसका ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? चलिए, अब हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, रिलेटिविस्टिक डॉक्टर। तो क्वेश्चन आप एक बार पढ़िए, जस्ट का क्वेश्चन नंबर आप जस्ट 1 मिनट। हाँ, आप पढ़िए जेस्ट का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। पेज नंबर बता दो। अच्छा ये वाली टर्मिनोलॉजी तो आपको पता है ना, रेड शिफ्टेड क्या होता है, ब्लू शिफ्टेड क्या होता है? यस सर। यस जरूर बता दीजिए। हाँ बता देता हूँ। तो देखिए आपको स्पेक्ट्रम पता होगा, स्पेक्ट्रम सर। जो पता, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम होता है, जो तो जेस्ट का कौन सा बोले? क्वेश्चन नंबर 6। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम क्या होता है आपका? अगर इस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी इधर है या फिर वेवलेंथ की बात करता हूँ, वेवलेंथ इधर ज्यादा है ना? तो क्या होता है बताइए, वेवलेंथ ज्यादा किसकी होती है? रेड की होती है। रेड की होती। और वो फॉर्मूला क्या होता है? वी वाला ना, वी और फिर क्या होता है? जी वाई वाई और, हाँ ये होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है, इधर है ब्लू और इधर है रेड ना। तो अगर आपको कोई बोले कि रेड शिफ्ट हो रहा है, तो रेड शिफ्ट हो रहा है मतलब कि आपकी रेड। रेड शिफ्ट का मतलब बोल रहा है वो, मतलब कि वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है, वेवलेंथ इंक्रीजिंग है ना। और अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लू शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि वेवलेंथ उसकी कम हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी टर्मिनोलॉजी से पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले थे? क्वेश्चन नंबर 6 जेस्ट का। सर अगर वेलोसिटी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जाएगा तब? हाँ, तो ये रेड शिफ्ट आपको कब मिलेगा? अवे फ्रॉम, अवे में आपको रेड शिफ्ट मिलेगा। और इसमें ब्लू शिफ्ट मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है ऑप्टिकल, उसने वेवलेंथ दी है 5000 एंगस्ट्रॉम और वो स्टार है फाउंड टू बी रेड शिफ्टेड बाय द अमाउंट ऑफ 2 एंगस्ट्रॉम। 2 एंगस्ट्रॉम से रेड शिफ्ट हो चुका है। लिख लिया ये सबने? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर जस्ट का 6। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या है कि एन ऑप्टिकल लाइन ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है ना। तो अब मुझे बताइए 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है, वो लैम्डा एस दिया हुआ है। यस सर। चलिए अब उसने बोला है कि ये रेड शिफ्ट हो जा रहा है। तो रेड शिफ्ट अगर हो जा रहा है रेड शिफ्ट कितने से हो रहा है? बाय 2 एंगस्ट्रॉम से। इसका मतलब है कि लेमडा जो रिसीव हो रहा है वो ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा, मतलब लेमडा आर कितना है? लेमडा एस प्लस 2 एंगस्ट्रॉम, ये दिया हुआ है इतना रिसीव। तो उसने बोला है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रिसीविंग, ठीक है। तो हमें पता है फॉर्मूला लेमडा आर बाय लेमडा एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बीटा बाय 1 माइनस बीटा। चलिए तो देखिए यहां पर उसने लेमडा आर नहीं दिया है, इसने डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब हमें डिफरेंस निकालना है ना यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार इधर ध्यान से देखिए, आप जो कर रहे हैं एक बार देखिए। तो अगर डिफरेंस का पूछा हो ना तो जो आप क्या करिएगा, सबसे पहले तो इधर तो स्क्वायर रूट, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। सॉरी, सर दोनों तरफ -1 नहीं कर सकते? अच्छा यहाँ पर बीटा की वैल्यू क्या है? बीटा की वैल्यू पता होना चाहिए, बीटा इज वी बाई। हाँ क्या बोल रहे हैं? सर दोनों तरफ -1 कर देंगे तो फिर लैम्डा आर माइनस लैम्डा एस 2 पुट कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते? हाँ तो बट यहाँ पर फिर रूट में माइनस आएगा ना वो, हाँ सर। पहले स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो लेमडा आर स्क्वायर बाय लेमडा एस स्क्वायर करेंगे। अब आपका जो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं, है ना। अब आप कर सकते हैं कि न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो आ जाएगा लेमडा आर स्क्वायर माइनस लेमडा एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय अच्छा इसमें ऊपर से नीचे को माइनस करूंगा तो ऊपर क्या बचेगा? 2 बीटा आएगा, है ना। और ऊपर वाले से नीचे को प्लस करूंगा तो 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा लेमडा आर माइनस लेमडा एस। सर जो वेवलेंथ का वैल्यू दिया है वो सर स्टार के फ्रेम में दिया है ना? देखिए अगर आपको वेवलेंथ दिया हुआ ना तो वो रेस्ट वेवलेंथ ही लेना है, स्टार के फ्रेम वाला। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब जो रेड शिफ्ट होता है जनरली वो काफी कम होता है ना। तो लेमडा और लेमडा एस दो है ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे, यस सर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वी बाई सी को इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा लेमडा इनटू ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा
2 times of lambda. 2 times lambda डिवाइडेड बाय नीचे 2 times lambda स्क्वायर। तो v बाय सी आपका जो है, अगर डेल्टा लैम्डा काफी छोटा है तो डेल्टा लैम्डा बाय क्या हो जाएगा आपका 2 से 2 लैम्डा, है ना। यस सर। ठीक है, चलिए। तो आपको अगर v निकालना है मुझे, देखिए एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है और ये अप्रोक्सीमेट है। तो हमारे केस में जो है v कितना हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा आपका है 2 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लैम्डा आपका है 5000 हमने कहीं मिस्टेक कर दिया क्या? सही है सर, 2500 ही आ रहा है। सर सी बाय वी का रेशो पूछ रहा है सर क्वेश्चन में। अच्छा, क्वेश्चन में उल्टा यस सर। तो 5000 एंगस्ट्रॉम इंटू सी, तो सी बाय वी जो आपका हो जाएगा, सी बाय वी हो जाएगा आपका 5000 बाय 2, तो 2500 के आसपास आएगा। सर हाँ सर मैंने कोई भी सर वैल्यू इग्नोर नहीं की सर, और रखते गए सर तो 2501 आ रहा था उससे। हाँ हाँ, वो मतलब देखिए, वो ऑप्शंस आपके इस तरह से नहीं दिए होंगे कि 250 या फिर वो आपके एक तरफ 3000 दे रखा होगा, एक तरफ 4000 दे रखा होगा। ठीक है, बट अगर आपका क्वेश्चन उसमें है ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपका न्यूमेरिकल में तो फिर आप आई वुड प्रेफर कि आप ये करिए डायरेक्ट, है ना, क्योंकि आपका कैलकुलेटर तो होगा ही, यस सर। है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली होता है या फिर एग्जैक्ट पूछा है कितने तक, तो अगर आपका न्यूमेरिकल है तो ये कर लेना। अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है तो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं देगा कि एक ऑप्शन 250 देगा, एक 2501 देगा, वो डिफरेंस में देगा 3000 4000 2000 ऐसे। चलिए, अब एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, जेएनयू का क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए। सर हाँ सर इसको सर लैम्डा आर 5002 एंड लैम्डा एस 500 ऐसे करके नहीं हो सकता क्या? लैम्डा आर 5002 और लैम्डा एस 5000। हाँ हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि एग्जैक्टली तो आप रख के कर ही सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि आपको नहीं सर ऊपर वाला, कैलकुलेशन लग जाएगा थोड़ा। तो ऊपर वाला जो लिखे है ना, लैम्डा आर बाय लैम्डा एस इक्वल टू 1 प्लस बीटा बाय 1 माइनस बीटा का रूट ओवर, हाँ हाँ वहां पे हाँ, तो वहां पे रखेंगे लैम्डा आर इक्वल टू 5002। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। डायरेक्टली करो, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रख दो, उसका स्क्वायर कर दो कैलकुलेटर से, फिर जो भी करना है वो कर लो, तो वो कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। बट मैं बोल रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेट अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ है तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये बोल रहा हूँ। यस सर। क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, कौन सा क्वेश्चन बोले? अब जेएनयू का क्वेश्चन नंबर 2 करिए ट्राई। देखिए, रिसीडिंग का मतलब पता है ना आपको, रिसीडिंग मतलब गोइंग अवे, ठीक है। यस हाँ, एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि टर्मिनोलॉजी, अब अगर आपको रिसीडिंग का मतलब नहीं पता है तो लोअर हायर में कंफ्यूजन हो जाएगा।
चलिए, तो रिसीडिंग का मतलब है गोइंग अवे, जैसे गैलेक्सीज एक दूसरे से अवे जाती है, उसने स्पीड दे रखा है, गोइंग अवे की स्पीड मतलब v दे रखा है। और उसने बोला है कि वेवलेंथ इतनी है तो हमें कितनी दिखेगी। तो वेवलेंथ सबसे पहली बात तो इतनी है 6560, तो हमें जो वेवलेंथ दिखेगी वो ज्यादा दिखेगी कम दिखेगी? ज्यादा दिखी। ज्यादा दिखेगी क्योंकि रिसीडिंग अवे है, तो हायर होगा, मतलब ए और डी में से एक होगा, है ना। अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो हम देख सकते हैं ना। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? रिसीडिंग अवे, रिसीडिंग अवे, और वेलोसिटी आपका दिया हुआ है 3000 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो हमने देखा था अभी v बाय सी इज इक्वल टू डेल्टा लेमडा बाय लेमडा। v बाय सी कितना है? 3000 किलोमीटर्स, मतलब कि 10 to the power 3 डेल्टा लेमडा बाय लेमडा। लेमडा आपका दिया हुआ है कितना? 65, कितना दिया हुआ है? 650 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर है 10 to the power 5, नीचे है 10 to the power 8, तो 10 to the power -3 आ जाएगा। ना 1 2 3 नहीं 6 है ना ऊपर, ऐसा 6 हो जाएगा। -2 आ जाएगा। तो डेल्टा लेमडा आपका कितना आ जाएगा? डेल्टा लेमडा आ जाएगा 65.6 एंगस्ट्रॉम, 65 के आसपास आएगा। ठीक, तो देखिए उसने ऑप्शन भी दिया हुआ है ना, 65 दिया हुआ और दूसरा 6 दिया हुआ है ना, समझ गए? यस सर। तो आपका अप्रोक्सीमेट वाला काम कर जाएगा। अगर यहाँ पे दिया होता 65 पॉइंट समथिंग और 65 पॉइंट समथिंग तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। बट ऑब्जेक्टिव्स में जनरली ऐसा नहीं होता है ना। बट अगर आपका यही क्वेश्चन आपका उसमें होता न्यूमेरिकल्स में, तो आपको क्या करना है पता है ना, फिर आपको 65 एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, यस सर। है ना। ठीक है, समझ गया। एनएटी में सर एग्जिट करना पड़ेगा। हाँ एनएटी में एग्जैक्ट, एनएटी में एग्जैक्ट करना पड़ेगा। बट ये फॉर्मूला काफी यूजफुल है आपका, ये याद रखना। सर मतलब एकदम एग्जैक्ट करने से 65.9 आ रहा है कुछ। हाँ मतलब वही बोल रहा हूँ ना कि एनएटी में फर्स्ट डेसिमल वाला मैटर करता है ना। यस सर। हाँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एनएटी में ये अप्रोक्सीमेट वाला मत लगाना, ऑब्जेक्टिव में लगाना। ऑब्जेक्टिव में कभी भी दिया होगा तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का ही दिया होता है 10 100 का, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सर और v बाई सी इक्वल टू डेल्टा एफ बाई एफ भी होता है ना? v बाई सी इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई मतलब फ्रीक्वेंसी के लिए। हाँ वो फ्रीक्वेंसी का हम देख सकते हैं ना, हाँ फ्रीक्वेंसी का भी देख सकते हैं, तो वो डेल्टा एफ बाई एफ होगा माइनस डेल्टा एफ बाई एफ होगा। सर माइनस साइन को तो वैसे इग्नोर करेंगे ना? नहीं नहीं, माइनस से पता लगेगा ना कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है घट रही है, इग्नोर कैसे करेंगे। अच्छा ओके ओके सर। ठीक, चलिए तो ये आपका होगा रिलेटिविस्टिक वर्जन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, होमवर्क में आपको दिखा देता हूँ। सर एसटीआर पूरा कर सकते हैं अभी? एसटीआर में जस्ट 1 मिनट में होमवर्क देख लेता हूँ आपका क्या क्या है उस हिसाब से। रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स, जस्ट 1 मिनट। थ्योरी वाला पार्ट डीयू का 7, ओके बीएचयू जैन, ठीक है। ठीक है, तो अब आप एसटीआर कंप्लीट कर सकते हैं। एसटीआर को आप कंप्लीट कर सकते हैं, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट, बस एक बताना है मुझे, लॉरेंस इनवेरिएंस ये कर चुके हैं हम, बट एक इसके कुछ क्वेश्चन बाकी है। एक सर स्टिक वाला भी है सर, ऐसे कुछ। तो कहीं पे आपको दिखे कि लॉरेंस इनवेरिएंट कौन सी क्वांटिटी है, क्या है, तो लॉरेंस इनवेरिएंट आपको टर्म दिखे तो वो छोड़ दीजिएगा, बाकी आप सब ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। वो फिर मैं आपको इसका डाउट नेक्स्ट क्लास लेंगे। हाँ, इसके डाउट्स ले लेंगे, और ये लॉरेंस इनवेरिएंस वाला पार्ट करा दूंगा मैं। बाकी आप एसटीआर के सारे ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। सर एक सर होगी आपकी क्लास? क्या हुआ सर एक बार शिफ्ट वाला बता दीजिएगा। जस्ट 1 मिनट। हाँ, क्या बोल रहे हो क्लास का? सर कल क्लास होगी आपकी? देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि क्लास आपका ये अभी शेड्यूल बहुत टाइट चल रहा है, क्योंकि वो उनका ऐसा है कि ये टीएफआर से पहले आपको सारा कराना है, तो हमारा थियोरेटिकल पोर्शन सारा हो चुका है, तो मैं बोलूंगा एक और क्लास रखने के लिए, ठीक है। बट सर आई कैन ग्रेविटेशन का वो वाला भी मतलब आपको डिस्कस करना था, कुछ क्वेश्चंस का आप बोले थे। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि उसके पहले आपका एग्जाम कब है? 12th को है ना? यस सर। हाँ, तो उससे पहले मैं आपको 1-2 क्लास लगाने की कोशिश करूंगा। 11th को। हैमिल्टोनियन का भी था सर, उसका भी डाउट नहीं हुआ है सर। हाँ, तो वो इसके इसलिए मैं आपको 1 या 2 क्लास और लगाने की कोशिश करूंगा, उसमें आपका सारा हो जाएगा। आपका बाकी सिलेबस जो कोर्स सब्जेक्ट्स हैं वो तो सारे हो चुके हैं ना? आपका मैकेनिक्स हो गया है, क्वांटम हो चुका है, यस सर। सर। और ईएफटी यस सर हम लोग का लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स हम में। लोगों का लगभग हो गया। अच्छा, ठीक है। और बाकी थर्मो तो आपको हो ही चुका है, यस ठीक सर। है। तो कोर सब्जेक्ट्स तो आपके हो चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक्स कितना हो चुका है? एनालॉग बचे हैं सर, बस अभी बचा हुआ जेनर है। वाला सब वो सब। यस सर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स मेनली हाँ, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स। नहीं, टीएफआर में एक्चुअली डिजिटल वाला तो हो चुका है ना? हाँ सर, डिजिटल हाँ, सब। ठीक है, डिजिटल, ठीक है, ओके। टीएफआर ज्यादा डीप में नहीं पूछता, वो थोड़ा लॉजिकल और कंसेप्चुअल पूछता है। चलिए, तो सर प्रीवियस क्लास एक डाउट था सर, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से डाउट था? यस सर। हाँ, बताइए क्या डाउट है? उसमें है ना कि एक रॉड है, वो कुछ एंगल पर मतलब मूव कर रहा है। हाँ, तो उसमें सर वो कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो कैसा उसका शेप हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन के बाद शेप कैसा हो जाएगा? तो रॉड का जो परपेंडिकुलर वाली वो तो सेम रहेगी, और पैरेलल वाली लेंथ जो है कॉन्टैक्ट हो जाएगी। वो तो मैथमेटिकली समझ में आता है सर, बट जब हम उसका शेप का डिजाइन करना चाहते हैं तो सर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं, शेप तो लीनियर ही होगा। तो सर उसका जैसे वो कुछ अगर एंगल पे ऐसे 45 डिग्री पे ले लेते हैं, तो उस पे है कि उसका कुछ एक्स कंपोनेंट भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे और कुछ वाई कंपोनेंट भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो सर वो कैसा फिर हो जाएगा? नहीं, देखिए शेप तो वैसे ही रहेगा, बट आपका वही बोल रहा हूँ कि पैरेलल वाला परपेंडिकुलर वाला एज इट इज रहेगा, नो चेंज। बट सर उसमें वही तो प्रॉब्लम आ रहा है ना कि पैरेलल हम कंपोनेंट देख रहे हैं, तो वो तो सर एक रॉड है तो लेंथ ओनली है ना, उसका तो नेग्लिजिबल मतलब कि डायमीटर होगा ना लेंथ के कंपैरिजन में। तो सर वो कैसे एक्स कंपोनेंट ओनली मतलब पैरेलल कंपोनेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा और परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो फिर उसका शेप सर कैसे हम ड्रॉ करें या डिजाइन करेंगे? नहीं, आप क्या बोल रहे हो मैं समझ आया कि रॉड का शेप चेंज हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं आप? सर जैसे कुछ एंगल पे जब वो मूव करेगा, हाँ, तो उसमें जो पैरेलल कंपोनेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो परपेंडिकुलर होगा उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा। सर वैसे नहीं मैं बना रहा हूँ फिगर को, और रॉड को ही मैं 45 पे रख रहा हूँ। रॉड का मतलब? रॉड जो है मतलब 45 एंगल पर है हॉरिजॉन्टल से। यस। हाँ, अब इसमें मूव मैं कराता हूँ इसको वो मतलब इसके एक्सिस के अलोंग में। हाँ, जो इधर नो सर ऊपर वाले में जो रॉड है 45 पर ही मूव करता है। हाँ, अब सर इसको जब मैं देखता हूँ तो इसका कॉन्ट्रैक्शन मैं अब मतलब कि इसको पहले हम एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट तो रॉड इधर मूव कर रहा है क्या? नो सर। फिर किधर मूव कर रहा है? ऊपर की तरफ से जी सर, रॉड की डायरेक्शन में। एक्सिस के अलोंग बोल रहा है सर वो। यस सर, एक्सिस के अलोंग जो रॉड के एक्सिस है। हाँ, अब सर इसमें कंपोनेंट करेंगे तो जो सर मतलब कि कैसे कांटेक्ट करेगा या फिर ओनली नहीं कॉन्ट्रैक्ट इधर कर जाएगा, बस इधर। और सर अगर मूव हॉरिजॉन्टल में करता तो कैसे कांटेक्ट करता? मूव हॉरिजॉन्टल में करता तो कांटेक्ट कैसे करता? तो फिर जितना उसका कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी का उतना कांटेक्ट करता सर।
तो वो तो सर मैथमेटिकली समझ में आता है, बता शेप कैसे बदलेगा सर? फिर हॉरिजॉन्टल शेप में नहीं अगर बदलेगा, शेप वही रहेगा। तो फिर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सर क्या रह गया? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यही है कि जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, परपेंडिकुलर एज इट इज रहेगा। तो सर उसका शेप में तो Length कुछ कम चेंज होगा। नहीं हो रहा है। लेंथ कम हो जाएगी, बस ये मुझे बोल रहे हैं ना, लेंथ कम हो जाएगी। लेंथ तो तब कम होगा जब वो अपने एक्सिस के लो मूव करेगा। लेंथ एक्सिस के अलावा मूव करेगा जब उसका कम होगा। एक्सिस वेलोसिटी भी एक्सिस के अलावा कुछ होगा ना, सपोज इधर भी है तो इसका भी कंपोनेंट इधर होगा तो होगा ना, इसके दो कंपोनेंट होंगे, v cos थीटा इधर और v sin थीटा इधर, इधर और इधर। तो v cos थीटा की वजह से इसकी वजह से कम होगा, इसकी वजह से कम नहीं होगा। तो सर एक भी cos थीटा की वजह से कम होगा, तो फिर हाँ। ये जो रॉड है वो कैसे, मतलब वो कांटेक्ट होकर कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा हाँ हाँ, या रॉड फिर कॉन्टेक्ट होगा ऐसा हो जाएगा ना, थोड़ा इसकी लेंथ कम हो जाएगी। यस सर। सर पहले वाला केस में हाँ उसमें हम क्या करेंगे, लेंथ को भी कंपोनेंट में तोड़ेंगे और वेलोसिटी भी कंपोनेंट में तोड़ेंगे। नहीं नहीं, अरे लेंथ अब इस इधर लेंथ तो इसकी रॉड की एक्सिस और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, तो कम तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इधर ही कांटेक्ट हो जाएगा ये। यहाँ पर अच्छा सिर्फ अच्छा आपको ये Yes, सिंपली sir, याद yes, sir. रखना है, दिस इज L इज L0 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर या v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय c स्क्वायर, सीधी बात। सर अगर बोले एक्स एक्सिस में कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वैसे करेंगे ना। हाँ हाँ सर ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड थोड़ा दिखा दीजिए ना। हाँ तो एक मिनट मैं बता रहा हूँ कि STR को आप कंप्लीट कर लीजिएगा एक्सेप्ट दिस थिंग लॉरेंज इनवेरियंस, और कल हम जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तब इसको हम देख लेंगे, बाकी और मैं चेक कर लूंगा। और दूसरी बात, आपका समय मिलेगा तो आपका एक असाइनमेंट आपको लेना है हमें, लेग्रांजियन हैमिल्टोनियन वाला, वो ग्रेविटेशन वाला थ्योरेटिकल पार्ट हो चुका है, उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कराने हैं आपको, दिक्कत उसमें हो रही है, ठीक है। चलिए तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? पहली स्लाइड। यस सर। सर सेकंड स्लाइड भी। थैंक यू सर। चलिए ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।